सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भास प्रणीतम स्वप्न वासव दत्तम नाटक को शुरू करेंगे। विद्यार्थियों, आज मैं आपको महाकवि भास प्रणीतम स्वप्न वासव दत्तम जो नाटक है उसके बारे में बताऊंगा कि ये नाटक क्या है, और इसमें अगर ये नाटक है तो इसमें ज़रूर से कोई पात्र होंगे, तो उन पात्रों से भी आपका परिचय करवाऊंगा। और एक तरीके से अपन आज इस पूरे स्वप्न वासव दत्तम नाटक जो है उसको समझेंगे। ठीक है, अभी अपन संस्कृत का हिंदी व्याख्या या अनुवाद नहीं करेंगे, इसको पहले अपन हिंदी के माध्यम से पूरा स्वप्न वासव दत्तम नाटक को आज की इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपने आज ये वाली वीडियो देख ली तो आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट श्लोकों का एक वीडियो लाऊंगा, जिसके अंदर रिपीट होने वाले जो श्लोक हैं वो सम्मिलित होंगे। लेकिन उनको समझने से पहले आपको स्वप्न वासव दत्तम है क्या, ये स्टोरी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक नाटक है और नाटक में कुछ पात्र हैं, कुछ मुख्य पात्रों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे आपके साथ आपको दिख रहा होगा, ये हैं उदयन, ये राजा उदयन है। ठीक है, इनके बारे में आप बहुत सुनेंगे, ये मुख्य किरदारों के नाम हैं। फिर इसके बाद आती है वासव दत्ता। वासव दत्ता कौन है? उदयन, राजा उदयन की पत्नी, प्रथम पत्नी। ठीक है, इसके बाद आती है पद्मावती। पद्मावती कौन है? राजा उदयन की द्वितीय पत्नी। ठीक है, युगंधरायण। युगंधरायण कौन है? युगंधरायण है उदयन का मंत्री। फिर आते हैं विदूषक। विदूषक कौन है? विदूषक का अर्थ होता है हंसने वाला पात्र, है ना, जो कि नाटक में उपस्थित अन्य जो पात्र होते हैं उन पर क्या करता है? हास्य करता है, उन पर हंसता है। लेकिन महाकवि भास प्रणीतम स्वप्न वासव दत्तम का जो विदूषक है वो थोड़ा सीरियस है ना, वो थोड़ा गंभीर है, और मतलब जैसा विदूषक को होना चाहिए वो उससे थोड़ा भिन्न है। ठीक है, थोड़ी चाटुकारिता भी करता है ये, सॉरी मतलब थोड़ी मजाक मस्ती भी करता है, हास्य का भी रखता है, लेकिन सीरियस है ये, और एक अच्छा सेवक है राजा उदयन का। ठीक है, तो ये महाकवि भास प्रणीतम स्वप्न वासव दत्तम नाटक का एक पात्र का परिचय आपको मैंने दे दिया। अब इसके बाद अपन इसके आगे चलते हैं और आगे जाकर जानते हैं इस नाटक के अध्यायों के बारे में। देखिए, हर एक पुस्तक में अध्याय होते हैं, उसी तरीके से एक स्वप्न वासव दत्तम नाटक की भी पुस्तक मान लीजिए, लेकिन इस पुस्तक के अंदर अध्याय नहीं होकर अंक हैं। क्या है? अंक। तो ये 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक, पंचम अंक और षष्ठ अंक। 6 अंक हैं। 6 अंकों में श्लोकों की संख्याएं हैं और हर अंक की अलग अलग कहानी है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर इन 6 अंकों पर चर्चा करेंगे। 6 अंकों को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके जाएं। आप कमेंट करके जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा भी आपको लगा है वैसा कमेंट जरूर करके जाएं, चाहे एक लाइक या फिर कुछ भी लिखें, बस एक कमेंट करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और प्रथम अंक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनोगे तो सुनकर भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। ठीक है, तो प्रथम अंक की कहानी आपके सामने है कि राजा उदयन का प्रधानमंत्री युगंधरायण अपने स्वामी के शत्रु राजा आणी द्वारा अपहृत प्रदेशों की पुनः हस्तगत करने के लिए अतीव चिंतित है। क्या हुआ कि राजा उदयन का जो प्रधानमंत्री युगंधरायण है वो क्या कर रहा है? थोड़ा चिंता में है। क्यों चिंता में है? क्योंकि जो राजा उदयन है इसका एक शत्रु राजा है जिसका नाम है आणी। उसके द्वारा जो राजा उदयन के जो क्षेत्र है उसको क्या कर लिया गया है? ले लिया गया है। वो उसके अंदर क्या कर रहा है? अपना कब्जा करने के लिए कर रहा है, तो वो चिंतित है थोड़ा।
अतः इस राजनीतिक उद्देश्य से तत्कालीन शक्तिशाली मगध नरेश के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ना अत्यंत आवश्यक था। अब क्या है कि भाई राजा उदयन जो है, राजा उदयन का जो प्रधानमंत्री योगेंद्र नारायण है, वो क्या चाहता है कि राजा उदयन की जो शादी है वो मगध नरेश के साथ, मगध नरेश जो है, मगध नरेश की बेटी या पुत्री के साथ क्या हो जाए, शादी हो जाए। क्यों हो जाए? क्या होता है जब शादी हो जाती है ना, तो उसकी जो सेना है, अन्य राजा की जो सेना है वो भी अपने हाथ में आ जाती है। तो योगेंद्र नारायण क्या है, योगेंद्र नारायण वो सोच रहा है कि अपने आप पर, अपने पास, अपने राजा के पास इतनी शक्ति तो है नहीं कि वो क्या कर सके, जो राजा आणी है, जो उसका शत्रु है, उससे लड़ सके। तो वो क्या कर रहा है, सेना इकट्ठा करने के लिए संबंध बना रहा है, वैवाहिक संबंध बना रहा है। किसके साथ? मगध नरेश की पुत्री के साथ। प्रधानमंत्री चाहता है कि राजा उदयन मगधराज की बहन से विवाह कर लें। देखिए यहाँ पर पुत्री नहीं है, बहन है, ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ सोच कर बता रहा था। किंतु उदयन का अपनी प्रथम पत्नी वासवदत्ता के प्रति दृढ़ अनुराग है। वह चतुर मंत्री एक योजना बनाता है और महारानी वासवदत्ता को उदयन के खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। अब राजा उदयन की तो पहले से शादी हो रखी थी और उसकी पत्नी का नाम क्या था? वासवदत्ता था। लेकिन योगेंद्र नारायण जानता था कि अगर ये शादी नहीं हुई तो राजा उदयन का जो बचा कुचा राज्य है वो भी क्या हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, राजा उदयन की शादी तो करवानी पड़ेगी, वो भी मगधराज नरेश की बहन के साथ। कैसे होगी ये शादी? तो योगेंद्र नारायण जाते हैं राजा उदयन की पत्नी के पास, यानी वासवदत्ता के पास जाते हैं। और वासवदत्ता के पास जाकर वो बोलते हैं कि वासवदत्ता, ऐसी ऐसी बात है महारानी जी कि अगर मगध नरेश की बहन के साथ राजा उदयन का विवाह नहीं हुआ तो ये जो राज्य है वो क्या हो जाएगा, अपने राजा उदयन के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि शत्रु जो है वो बड़ा ही बलवान है और हमारे पास उसका सामना करने के लिए इतना बल नहीं है, तो हमारे को बल इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वह सहमत हो जाती है, वो इस बात के लिए क्या हो जाती है, सहमत हो जाती है कि हाँ कोई बात नहीं। राज्य की पश्चिमी सीमा के समीप लावणक नामक ग्राम में राजकीय पड़ाव पर जाता है। कौन? योगेंद्र नारायण। एक दिन जब राजा शिकार के लिए बाहर गया था, उस कुशल मंत्री ने यानी योगेंद्र नारायण ने गांव में आग लगवा दी। वो जो लावणक ग्राम है उसके अंदर क्या लगवा दी, आग लगवा दी। और यह जनश्रुति फैला दी, यानी लोगों के अंदर ह्यूमर होता है ना, ह्यूमर है ना, ह्यूमर फैला दी कि महारानी वासवदत्ता उस ग्राम के भयंकर अग्निकांड में जल गई है तथा प्रधानमंत्री भी उनकी रक्षा के प्रयास में जलकर मर गया है। ये क्या फैला दिया, ह्यूमर फैला दिया, एक झूठी अफवाह फैला दी कि वो जो लावणक ग्राम था उसके अंदर आग तो लगी थी, लेकिन आग लगने के बाद जनश्रुति फैला दी कि राजा उदयन का मंत्री योगेंद्र नारायण और राजा उदयन की पत्नी वासवदत्ता दोनों के दोनों उस अग्निकांड के अंदर जलकर भस्म हो गए हैं और मर गए हैं। आगे क्या है भाई, आगे है, यहीं से स्वप्न वासवदत्तम नाटक का प्रथम अंक प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रारंभ होता है। तब योगेंद्र नारायण और वासवदत्ता सन्यासी और अवंतिका यानी अवंती या उज्जैनी की महिला के प्रच्छन्न वेश में उस ग्राम को छोड़ देते हैं। वासवदत्ता तो क्या बन जाती, सन्यासी, और या फिर अवंतिका बन जाती है, यानी एक महिला जो वहाँ रहती है। वह मगधराज की तत्कालीन राजधानी राजगृह के निकटवर्ती आश्रम में पहुँचते हैं। कहाँ पर? मगधराज, जो मगधराज नरेश थे उनकी राजधानी जो कि थी राजगृह, क्या थी, राजगृह। तो वहाँ पर वो एक पास में ही एक आश्रम था, वहाँ पहुँचते हैं। देवयोग से मगध राजकुमारी पद्मावती आ जाती हैं। देवयोग यानी भगवान की कृपा से मगध राजकुमारी पद्मावती, जिससे योगेंद्र नारायण क्या करवाना चाहता था, विवाह करवाना चाहता था राजा उदयन, पद्मावती का राजा उदयन से। तो वो जो रानी है पद्मावती वो भी वहीं मिल जाती हैं।
जो अपनी जननी के, जो उस समय तपोवन में निवास कर रही थी, दर्शन कर उसी मार्ग से राजधानी राजगृह को लौट रही थी। मतलब जहाँ पर रानी पद्मावती का जन्म हुआ था वहाँ से वे लौट रही थी और बीच में तपोवन से होकर वो अपने घर राजगृह पर निकल रही थी। पद्मावती आश्रम में किसी भी याचक को मनोवांछित दान देने की घोषणा करती है। आश्रम जहाँ पर वो रेस्ट कर रही होती हैं आश्रम के वहाँ पर, तो वो वहाँ पर बोलती हैं, क्या बोलती हैं वो, कि भाई जिसकी भी जो इच्छा है मनोवांछित, यानी जिसकी जो मन की इच्छा है वो मांगे, हम उसको दान के रूप में वो देंगे। बोले योगेंद्रायण आगे आता है और अपनी भगिनी अवंतिका, भगिनी मतलब बहन, अवंतिका जो भी की कौन है वास्तव में, वासवदत्ता को पद्मावती से न्यास यानी धरोहर के रूप में अपने साथ रख लेने की याचना करता है, जिसका कि पति अधिक काल से विदेश गया है और वह स्वयं भी उसी को ढूंढने जा रहा है। यहाँ पर क्या करता है योगेंद्रायण, पद्मावती जी के पास जाता है, रानी पद्मावती के पास जाता है और अपनी बहन अवंतिका जो कि वास्तव में कौन है, वासवदत्ता को पद्मावती के पास न्यास के रूप में रखने की बोलता है। न्यास यानी होता है धरोहर। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संस्कृत में आता है वैसे, है ना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ये धरोहर के रूप में रखा, ये ध्यान रखना बस आप, ठीक है। पद्मावती से न्यास के रूप में अपने साथ रख लेने की याचना करता है कि आप इसको धरोहर के रूप में रख लीजिए अपने पास। क्या है, इसका पति बहुत सालों से बाहर गया हुआ है और वो अभी तक आया नहीं है, मुझे उसको ढूंढने जाना है और मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए कि जहाँ पर मेरी बहन की रक्षा हो सके, है ना। तो वो क्या करता है, याचना करता है पद्मावती के साथ कि इसको धरोहर के रूप में रख लो और मैं उसको ढूंढ कर आता हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दे रखा है कि वासवदत्ता अवंतिका की कृत्रिम नाम से पद्मावती के साथ रहने लगती है, ठीक है। अब वो वहाँ पर क्या कर रही है, रह रही है। पटना क्रम से पद्मावती के विवाह की चर्चा छिड़ जाती है, जो कि उस चर्चा को भी व्यक्त कर देती है जो महासेन के पुत्र के साथ विवाह संबंध विषय में चल रही थी। क्या होता है पटनाक्रम में, यानी जो पटनाक्रम या फिर बातचीत के अंदर ही पद्मावती के विवाह की चर्चा छिड़ जाती है, जो कि उस चर्चा को भी व्यक्त कर देती है जो महासेन के पुत्र के साथ विवाह संबंध विषय में चल रहा था। कि भाई पहले से ही पद्मावती का जो विवाह है वो महासेन के पुत्र के साथ चल रहा था, है ना। तो उसी समय एक छात्र वहाँ विश्राम के लिए रुक जाता है जो लावणक गांव से लौट रहा था। क्या होता है, लावणक गांव कौन सा था, जहाँ पर आग लगी थी, वहाँ से ही एक छात्र आ रहा था, तो विश्राम के लिए वो तपोवन में रुक जाता है। तो लावणक के विषय में पूछने पर वह उस स्थान के नवीनतम समाचार का वर्णन करता है। वह कहता है कि महारानी वासवदत्ता और योगेंद्रायण के पामदहा में जल मरने का समाचार मिला है। शिकार से लौटने पर जब राजा को यह दुखद समाचार मिलता है तब वह अपनी पत्नी के लिए बहुत ही रोता बिलखता है। मंत्री मणवान बड़ी तत्परता से राजा की प्राण रक्षा में संलग्न है और प्रत्येक संभव उपायों से उसको प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर रहा है। मतलब राजा का जो रिएक्शन था, वो न्यूज़ सुनकर, वो खबर सुनकर, वो सूचना सुनकर कि उसकी पत्नी वासवदत्ता जो उसको प्राण से भी अधिक प्यारी थी वो अब जलकर खाक हो चुकी है, मर चुकी है, और उसका जो चतुर मंत्री योगेंद्रायण था वो भी क्या हो चुका है, मर चुका है। तो ये उससे सहा नहीं गया और वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो उसके जो मंत्री थे वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। आगे लिख रखा है, राजा उदयन बहुत विलाप करता है, मतलब बहुत रोता है। वासवदत्ता के अध जले आभूषणों को अपनी छाती से लगाकर बार बार मूर्छित हो जाता है। चेतना आने पर वह भी आग में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करता है, परंतु उसका विश्वास पात्र मंत्री उसको ऐसा करने से रोकता है। अंत में वे उसको उस स्थान से हटा ले जाते हैं
कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी पत्नी के शोक में वह अपने प्राण त्याग कर दे। राजा के संताप का सजीव वर्णन सुनकर तथा अपने पति का अपने प्रति आदर्श प्रेम देखकर वासवदत्ता को बड़ी ही संतोष होता है। ये सारी बात पद्मावती ने पूछी। किससे पूछी? लावणक ग्राम से आए हुए उस छात्र से। तो वो छात्र पूरी की पूरी ये बातें बताता है जो भी अपन ने अभी सुनी। ये सारी की सारी बातें पद्मावती को बताई जाती है। और पद्मावती के साथ कौन है? वासवदत्ता। तो उसको भी ये बातें सारी की सारी सुनाई दे देती हैं। ठीक है। तो वो ये सब सुनकर बड़ी ही संतोष होती है, वो बड़ी खुश होती है कि मेरे पति जो हैं वो मेरे पीछे मेरे लिए कितना विलाप कर रहे हैं। उसी क्षण पद्मावती के हृदय में, जो कि ये सुनकर बड़ी प्रभावित थी, राजा के प्रति प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है। वह उदयन से प्रेम करने लगती हैं। सभी उस स्थान से चले जाते हैं कि वो इतना, वो जो पद्मावती है, पद्मावती के बीच में भी प्रेम का जो बीज है वो अंकुरित हो जाता है कि इस प्रकार से कि वो अपने पत्नी के प्रति कितने समर्पित थे, कितने प्रेमवत थे। तो ये सब सुनकर राजा उदयन के प्रति पद्मावती का क्या हो जाता है? आकर्षण बढ़ जाता है। ये प्रथम अंक अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन द्वितीय अंक पढ़ते हैं। इस अंक का प्रारंभ राजगृह में होता है। ये द्वितीय अंक का जो प्रारंभ है वो कहाँ होता है? राजगृह में होता है। राजगृह क्या है? मगध राज की राजधानी है। ठीक है। वहाँ के अंतःपुर में माफ कीजिएगा, वहाँ के अंतःपुर में राजकुमारी पद्मावती वासवदत्ता के साथ गेंद खेल रही हैं। सीन क्या है? सीन है कि राजकुमारी पद्मावती के साथ वासवदत्ता गेंद खेल रही हैं। वह अब राजकुमारी से बहुत हिली मिली सी जान पड़ती है, यानी मिल दोस्त बन गई है अच्छी। वासवदत्ता बड़ी कुशलता से उसके विवाह के विषय में बड़ी ही मधुर और सजीव चर्चा का सूत्रपात करती है। कौन? वासवदत्ता। कि अब बताइए कि आपका जो विवाह है उसके संदर्भ में मुझे बताइए कि क्या है भाई, क्या नहीं है। जिसमें सेविका इस रहस्य को प्रकट करती है। सेविका यानी जो पद्मावती की सेविका है वो प्रकट करती है कि पद्मावती महासेन परिवार में अपना विवाह करना नहीं चाहती, किंतु वह उदयन को चाहती है। मतलब सेविका क्या कहती है कि भाई महासेन से मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो उदयन, जो राजा उदयन है वो बड़े पसंद आते हैं। ठीक उसी समय दूसरी दासी उनको सूचित करती है कि पद्मावती का वागदान उसके भाई ने किसी कारणवश उदयन से कर दिया है। बताइए, मतलब इतना मज़ा आएगा, सोचोगे तो इसको कितना मज़ा आएगा कि योगेंद्र चाहता है कि राजा उदयन की शादी जो है वो पद्मावती से हो जाए। पद्मावती चाहती है कि उदयन के साथ हो जाए। मतलब किस प्रकार से हो जाए? मतलब जो चीज़ अल्टीमेटली चाहते हैं अपन, वो कहीं ना कहीं घूम कर आ रही है। मतलब आप देखो कि पद्मावती जो है, पद्मावती का विवाह पहले से ही महासेन के पुत्र के साथ क्या हो गया था, मतलब तय हो गया था। लेकिन फिर भी मतलब आप देखो, जो महाकवि भास है वो कितने खतरनाक प्रकार के नाटककार है ना। क्या कृति लिखी है उन्होंने। ठीक उसी समय दूसरी दासी उनको सूचित करती है कि पद्मावती का वागदान उसके भाई ने किसी कारणवश उदयन से करा दिया है। मतलब ये बात सुनकर पद्मावती को कितनी खुशी हुई होगी, आप सोच सकते हो। यद्यपि उदयन उसके लिए उत्सुक नहीं है। हाँ, वो तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। उदयन जो है वो थोड़ी ना उत्सुक होंगे, क्योंकि उनकी तो पत्नी अभी अभी जलकर मरी है भाई। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। तीसरी सेविका सूचना देती है कि विवाह उत्सव आज ही संपन्न होने को है। बोल, जो विवाह उत्सव है आज ही संपन्न, मतलब आज ही करवा देंगे विवाह, इतनी जल्दी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अंक भी खत्म, तृतीय अंक पढ़ते हैं। विवाह का यह दृश्य वासवदत्ता के लिए दुखद हो जाता है। विवाह का ये दृश्य जो है वो वासवदत्ता के लिए दुखद हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, अपने पति की दूसरी पत्नी के साथ विवाह होता हुआ कौन खुश होता है? ठीक है, तो वो तो दुख होगा ही। वह राजप्रसाद से बाहर निकलकर प्रमदवान यानी उद्यान में चली जाती हैं।
ताकि वह अपने पति को दूसरी स्त्री से विवाहित होते हुए ना देख सकें। मगध राज्ञी अपनी सेविका को कहकर अवंतिका को ढूंढवाती हैं ताकि वह विवाह माला को गूंथ दे, जो विवाह माला होती है उसको गूंथ दे। वासवदत्ता उस माला में अविधवाकरण यानी औषध तो गूंथ देती है, परंतु संपत्ति मर्दन औषध को नहीं गूंथती। वह अपने पति का पद्मावती के साथ विवाह के विषय में सोचकर बहुत ही व्यथित होती है, मतलब बहुत दुखी होती है। अंत में उसे नींद आकर सांत्वना प्रदान करती है। नींद आकर सांत्वना, वो सो जाती है थोड़ी देर और फिर उसको आराम मिल जाता है। चतुर्थ अंक है आपके समक्ष। प्रमदवन में यानी उद्यान में पद्मावती, वासवदत्ता और सेविका है। अभी तीनों की तीनों हैं, पद्मावती है, वासवदत्ता है और सेविका है। वहाँ उदयन और विदूषक वसंतक भी आ जाते हैं। कौन कौन आ जाता है वहाँ पर? राजा उदयन भी उसी प्रमदवन में आ जाते हैं, और जो विदूषक है, विदूषक का नाम है वसंतक, वो भी वहाँ आ जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विदूषक का नाम क्या है? वसंतक है। विदूषक का नाम क्या है? वसंतक है। वसंतक भी वहाँ आ जाते हैं। पद्मावती वासवदत्ता का लिहाज कर अपने पति से मिलना नहीं चाहती है। वो सोचती है वासवदत्ता यहाँ पर ये है तो क्या मिलूँ मैं अपने होने वाले पति से। कौन करती है? पद्मावती ऐसा सोचती है ना। इसलिए ये सभी एक लता कुंज में चले जाते हैं। राजा और विदूषक शरतकालीन सूर्य की धूप से व्याकुल होकर उसी लता कुंज में आश्रय पाने के लिए प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु सेविका भ्रमरों वाली अवलंबन लता को हिलाकर रोक देती है कि रुकिए रुकिए, यहाँ पर पहले से ही रानी पद्मावती है। वह लता मंडप के बाहरी भाग में बैठ जाते हैं। वहाँ विदूषक विश्वस्त रूप से राजा से पूछता है कि आप उस वासवदत्ता को अधिक प्यार करते थे या इस समय की पद्मावती को? राजा कहता है कि मैं पद्मावती को प्यार करता हूँ, किंतु यह वासवदत्ता में अनुरक्त मेरे मन को खींच नहीं पाती है। मैं पद्मावती से प्यार तो करता हूँ, लेकिन वासवदत्ता से जो मेरा प्यार था और उसके प्यार से जो मैं चिपका हुआ हूँ या उसके प्यार से जो बंधा हुआ हूँ, पद्मावती का रूप या सौंदर्य मुझे उस प्यार से अलग नहीं कर पा रहा है या मुझे उस प्यार से दूर नहीं ले जा पा रहा है। वासवदत्ता अपने प्रति प्रकट किए गए अपने पति के इन विचारों को सुनकर अपने प्रच्छन्न जीवन की सार्थकता पर अपने को धन्य मानती है कि मैं तो धन्य हुई कि मेरा जो विवाह है ऐसे मानव से हुआ है। राजा अंतश्चेतना के वश होकर अपने हृदय के अंतरतम में विश्वास कर लेता है कि उसकी प्रियतमा वासवदत्ता अभी जीवित है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी वासवदत्ता अभी भी जीवित है। उसका ये धुंधला विश्वास एक आश्चर्यजनक दृश्य के द्वारा दृढ़ विश्वास बन जाता है, जो कि इस नाटक का प्रधान आधार है। अब ध्यान से सुनना, प्रधान आधार। विदूषक दबावश जब अपना पक्षपात पद्मावती के प्रति व्यक्त करता है तो इस परस्पर आलाप से राजा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। विदूषक राजा का मुख धोने के लिए जल लाने को बाहर जाता है। जब वह लौटता है तो पद्मावती को राजा के समीप देखता है। अभी कहाँ बैठे हैं? पद्मावती और राजा आसपास बैठे हुए हैं, परंतु वह बहुत चतुर है। कौन? विदूषक। वह पद्मावती से अश्रुपात के विषय में स्पष्ट कहता है कि आंखों में काश पुष्प के परागकणों के पड़ जाने से आंसू आ गए, और स्मरण दिलाकर उनको प्रणय संकट से बचा लेता है कि उनको तो मगधराज के समानार्थ एक प्रीति उत्सव में सम्मिलित होना है, इसलिए वे अवश्य चले जाएं। राजा उस स्थान से प्रस्थान कर देता है। मतलब वो जो राजा के आंखों से आंसू निकल रहे थे, कहीं उसको पता ना चल जाए पद्मावती को कि यह आंसू वासवदत्ता के कारण हो रहे हैं, तो वो क्या कहता है कि आसपास जो फूल हैं, इसमें जो कंकड़ पत्थर हैं, वो शायद तक महाराज की आंखों में चले गए हैं, इसी कारण उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अच्छा, हमारे को एक मीटिंग में जाना है तो वहाँ पर चलते हैं, ठीक है।
इस ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर पंचम अंक शुरू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला अंक, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। पद्मावती पद्मावती शिरोव्यथा से पीड़ित है। शिरोव्यथा यानी कि सिर के दर्द से पीड़ित है। राजा को इसकी सूचना मिलती है और साथ ही साथ वासवदत्ता को भी राजा अपनी रोग पीड़िता पत्नी के औषधोपचार के लिए शीघ्रता से समुद्र गृह में जाते हैं, किंतु वहाँ रोग शैया को रिक्त पाते हैं। वे उस पर लेट जाते हैं। कौन? राजा। पद्मावती के बारे में सुनकर कि पद्मावती की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, तो वो उनके पास जाते हैं औषधि लेकर। तो वो जब वहाँ जाते हैं तो वो जो बेड होता है, यानी जो पलंग होता है, वहाँ पर पद्मावती नहीं मिलती, तो वो थके हुए होते हैं थोड़ा, तो वो वहीं लेट जाते हैं। विदूषक राजा को एक कहानी सुनाने लगता है और राजा सो जाते हैं। विदूषक शीत से बचने के लिए यानी ठंड से बचने के लिए कंबल लाने बाहर चला जाता है। इसी बीच वासवदत्ता उस कक्ष में आ जाती है। ओ भाई, अब कौन आ गया? उस कक्ष में जहाँ पर राजा सोता है, कौन आ गया भाई? वासवदत्ता आ गई। अब सुनना, अब देखना क्या होता है। इसी बीच वासवदत्ता उस कक्ष में आ जाती है जहाँ दीपक टिमटिमा रहा है। दीपक टिमटिमा रहा है। वहाँ बिछौने पर एक और किसी को सोता देखकर वह उसे भूल से पद्मावती समझ लेती है। क्या समझ लेती है? पद्मावती समझ लेती है, क्योंकि वो जो रोग शैया थी, यानी वो जो पलंग था, वहाँ पर वो पद्मावती सो रही थी पहले, ठीक है। तो वो सोचती है पद्मावती, तो वो क्या कर लेती है, राजा को पद्मावती समझ लेती है और उसके दूसरी ओर के खाली भाग में स्वयं लेट जाती है। वह वहाँ लेटते ही एक विचित्र प्रकार के आनंद उल्लास का अनुभव करती है, क्योंकि बहुत समय से पद्मावती अपने पति के पर्यावरण में या ऑरा के अंदर नहीं आई थी। तो क्या हुआ फिर, वो जैसे ही उस ऑरा के अंदर आई, उस पर्यावरण के अंदर आई अपने पति के, तो उसको एक आनंद उल्लास का अनुभव हुआ। उधर राजा स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है और बड़बड़ाता है। यह यथार्थ स्थिति को समझ जाती है और स्वप्न में पड़े राजा के प्रश्नों का उत्तर देती है। तदुपरांत वह राजा की लटकती हुई भुजा को बिस्तर पर ठीक से रखकर बाहर चली जाती है। उसके हस्त स्पर्श से राजा की नींद टूट जाती है। मतलब उसका जो हाथ, वासवदत्ता का जो हाथ था, वो राजा उदयन से जैसे टच हुआ, स्पर्श हुआ, और ये स्पर्श से राजा की एकदम गहरी नींद क्या हो जाती है, टूट जाती है। वह उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है, परंतु दरवाजे से टक्कर खाकर गिर पड़ता है। अरे, इतने में विदूषक लौटता है। राजा उससे कहता है कि उसकी पत्नी वासवदत्ता जीवित है। विदूषक इसे मस्तिष्क का विभ्रम बताता है, यानी कि आपको भ्रम हुआ है राजा। अंत में मगधराज का प्रतिहारी यह संदेश लाता है कि सेनापति रुम्णमान मगधराज की सैन्य सहायता से शत्रु आरुणि पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है, वहीं से ही मगधराज का प्रतिहारी यानी जो संदेशवाहक है वो आता है और वो बोलता है कि सेनापति रुम्णमान मगधराज की सैन्य सहायता से शत्रु आरुणि पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। इस प्रकार राजा उदयन शीघ्र ही रण में भाग लेने के लिए, मतलब उससे सम्मिलित होने के लिए अपने को शस्त्र सज्जित करता है और बाहर प्रस्थान कर देता है, क्योंकि युद्ध का समय है तो जाना तो पड़ेगा ही, राजा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पंचम अंक भी खत्म होता है। षष्ठ अंक अब चलता है कि घोषवती वासवदत्ता की अंत्य प्रिय वीणा थी। घोषवती क्या थी? वासवदत्ता की बहुत, आपको पता नहीं है शायद तक, क्योंकि अभी अपन स्टार्टिंग से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे भी पहले वाला जो स्वप्न वासवदत्तम से पहले का भी एक नाटक है, या इसकी थोड़ी और पहले की जो पंक्तियाँ, उसके अंदर थोड़ा राजा और स्वप्न वासवदत्तम यानी जो वासवदत्ता है, वासवदत्ता और राजा के बारे में बताया जाता है। तो वासवदत्ता को वीणा बजाने का बहुत शौक था। ठीक है, तो उनकी एक बहुत प्रिय वीणा थी जिसका नाम था घोषवती। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसे पा जाने पर राजा उदयन का शोक पुनः नवीन हो जाता है, क्योंकि जीवन से अगर कोई चला जाए, है ना, जीवन से अगर कोई चला जाए, उसकी कोई पुरानी चीज़ अपने पास हो तो वो देखकर बहुत याद आती है। ठीक है,
इसी प्रकार से जो राजा था, राजा उदयन जो था, वो भी इसी प्रकार का अनुभव कर रहा था। उसी समय उज्जैनी के राजा और रानी का, जो वासवदत्ता के पिता और माता हैं, भेजा हुआ दूत वासवदत्ता की अपनी निजी धात्री यानी कि धाय माँ जो होती है के साथ शस्त्र के ऊपर पूर्ण रूप से विजय, शत्रु के ऊपर, यहाँ पर है शत्रु के ऊपर पूर्ण रूप से विजय पाने के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए उदयन के पास आता है। वो बोलता है, बधाई हो आप जीत गए हैं। दोनों उदयन को उनके विवाह के समय का वासवदत्ता के साथ लिया गया उनका चित्र अर्पित करते हैं। मतलब जो दोनों के दोनों माता पिता एक चित्र लाते हैं जिसके अंदर राजा उदयन और वासवदत्ता के विवाह का वर्णन होता है। मतलब वो जो चित्र है, वो उस चित्र के अंदर क्या है, वासवदत्ता और राजा उदयन का शादी की फ़ोटो है भाई। बस सीधी सिंपल बात है कि वो शादी की फ़ोटो है उनकी, और वो क्या दे देते हैं, राजा को देते थे, जिसे उनके खर और सास ने भेजा था। पद्मावती उस चित्र में अंकित महिला को पहचानती है। अब पद्मावती उस चित्र में अंकित महिला को पहचानती है जिसकी आकृति उस ब्राह्मणी अवंतिका से मिलती जुलती है, जिसको उसके सन्यासी भाई ने उसकी संरक्षकता में बहन कहकर रख छोड़ा था। ठीक उसी समय योगेंद्रायण अपनी बहन को लौटा देने की मांग करता है। उसे अपनी धरोहर यानी न्यास को ले जाने का आदेश रानी से मिल जाता है। वह धरोहर ब्राह्मणी लौटा देने के लिए लाई जाती है। बोले अब अवंतिका को बुलाई जाए। अब वो उसके जो भाई है वो है, वो लेने आया है उसको, तो उसको भेजो यहाँ पर। तो आगे लिखता है, वहाँ वासवदत्ता को उपमाता भातृ भाई भी उपस्थित है। यानी जो वासवदत्ता की उपमाता है, जो धाय, भाई नहीं है यहाँ पर, धाय लिखा है, ये धाय भी उपस्थित है, जिसने बचपन में उसका पालन पोषण किया था। वह शीघ्र ही राजकुमारी वासवदत्ता को पहचान जाती है कि वही ये तो वासवदत्ता है। अरे बताओ, जो माता है वो अपनी पुत्री को कैसे नहीं पहचानेगी, तो वो तो देखते ही पहचान जाती है। वह विलक्षण मंत्री योगेंद्रायण पहले तो उसे अपनी बहन घोषित करता है, किंतु अंत में राजा का जय घोष करता है। अलग राजा की जय हो, राजा की जय हो। वासवदत्ता भी उसके स्वर में स्वर मिलाती है, राजा की जय हो, राजा की जय हो। इस प्रकार पति पत्नी का सानंद यानी आनंद के साथ मिलन होता है, और योगेंद्रायण अपनी योजना का उद्देश्य प्रकट करता है कि क्यों और किस प्रकार उसने अपने स्वामी के कल्याण को दृष्टि से ऐसी योजना बनाई। ये है पूरा वासवदत्ता की कहानी। ठीक है, पूरी की पूरी वासवदत्ता, स्वप्न वासवदत्ता जो नाटक है उसकी पूरी 6 अंक की कहानी मैंने आपको बता दी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बने वो भी बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। नमो नमः।